हेलो बच्चों, क्या हाल है। जैसा कि हम लोग एमयू के 11th एंट्रेंस के प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसी सीरीज में आज जो है हमारा 5वां पार्ट है, यानी ग्रेविटेशन और फ्लोटेशन का जो है पहला पार्ट है। अब तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। नेक्स्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी के हिसाब से है वो है ग्रेविटेशन एंड फ्लोटेशन। ठीक है, फ्लोटेशन का पार्ट भी एनसीईआरटी में ग्रेविटेशन के अंदर ही है, तो हम उनको डिस्कस करेंगे, यानी उनके पार्ट 1 को। ठीक है, तो हमारे पास जो आज का चैप्टर है डिस्कस करने के लिए वो है ग्रेविटेशन एंड फ्लोटेशन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे एएमयू के। ठीक है, इसका आज जो है पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सवाल ज्यादा हो जाता है तो इसलिए हम 2 हिस्से में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 यानी 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। The weight in newtons of a 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट on the moon is। तो वो ऑब्जेक्ट जिसका वेट 10 किलोग्राम है, उसका वेट मून पर जो है वो कितना होगा। तो जरा समझो कि वेट 10 किलोग्राम है। ठीक है, तो कह रहा है इसका वेट मून पर कितना होगा। द वेट इन न्यूटन्स ऑफ ए 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन द मून, यानी मून पे कितना है ये निकालना है। इसका मतलब ये जमीन पे है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दो, तो 10 इंटू 9.8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 98 न्यूटन। ये कहां पर है, अर्थ पर है, मतलब इतना वेट कहां पर है, जमीन पर है। समझ पाए। तो वेट ऑन मून क्या है, वेट ऑन मून क्या है, क्या कहा गया है, 1/6 टाइम्स है वेट ऑन अर्थ। तो 1/6 टाइम्स वेट ऑन अर्थ का मतलब 98 का 1/6, इसको छोटा कर दो, 3 2 = 6, मतलब 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 9 = 14, 2 9 = 18, 49/3 ये हो जाएगा, 3 1 = 3 और 3 6 = 18, 3 3 = 9, तो 16.3 न्यूटन। तो कितना हो जाएगा ये आंसर, 16.3 न्यूटन। होपफुली ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि raft of wood density 0.6 into 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब of mass 120 kg floats in water. The weight can be, ये वेट जो है WEIGHT होगा, वेट कैन बी पुट ऑन द raft to make it just sink will be। कह रहा है कि एक raft of wood है, एक raft of wood है जो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, जो क्या कर रहा है, ऐसे फ्लोट कर रहा है, और इसका मास 120 kg है। इस वुड की डेंसिटी 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। देखो यहां से आ जाएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। इसका कुछ हिस्सा जो है, अभी ये वाला हिस्सा पानी के बाहर है और ये वाला हिस्सा पानी के अंदर है। ठीक है, तो कह रहा है सवाल कि इसके ऊपर कितना एडिशनल वेट ऐड करोगे, इस पर कितना एडिशनल वेट ऐड करोगे, ये जस्ट सिंक हो जाएगा। वैसे वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो एक चीज देखो, जब जस्ट सिंक की कंडीशन होगी, जस्ट सिंक की जब कंडीशन होगी, उस वक्त जो ऊपर की तरफ बायोंसी लग रहा होगा और नीचे की तरफ जो दोनों का वेट होगा, दोनों का क्या होगा, वेट होगा, वो दोनों वेट, ये दोनों वेट यानी कि वेट ऑफ वुड प्लस वेट ऑफ दिस एडिशनल मास, ये बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, बायोंसी होगा वेट ऑफ वुड प्लस वेट ऑफ एडिशनल मास की। ठीक है, लेकिन जो बायोंसी होता है वो ये भी होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इनटू जी। ठीक है, बात समझ में नहीं आई, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इनटू जी। तो इन दोनों को अगर हम एक साथ ले लें तो हम क्या कहेंगे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यानी वाटर, यहां पर वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इनटू जी, वेट ऑफ वुड को क्या लिखेंगे 120 इनटू जी, वेट, इसका मास को m कंसीडर कर लो तो इसके वेट को क्या लिखोगे mg। तो यह आ जाएगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इनटू g, 120 में से और mg में से, 120g और mg में से g कॉमन ले लो, तो g से g क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बराबर 120 प्लस m। अब देखो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड तो हमें मालूम है, यही क्या है हमारा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। ठीक है, सॉरी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड तो हमारा मालूम है, ये है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, और ये क्या है, डेंसिटी ऑफ वुड है।
ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये देखो जब ये जस्ट सिंक वाली कंडीशन में होगा, जस्ट सिंक वाली कंडीशन में होगा, ये पूरा का पूरा बॉडी अंदर चला गया होगा, यानी कि इस वुड का जो वॉल्यूम होगा वही हमारा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम होगा। तो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम ऑफ वुड के बराबर होगा जस्ट सिंक वाली कंडीशन में, और इसको हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम बराबर होता है मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वुड, है ना, डेंसिटी वाले डेफिनेशन से। यहां से आ जाएगा मास है 120 kg और वॉल्यूम इसका कितना था, डेंसिटी कितना था 600, ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो अब इन चीजों को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इन चीजों को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ये है, और इन दोनों चीजों को हम यहाँ पर जब रख देंगे ये हो जाएगा 1000 इंटू 1/5 मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा, ये 120 को इधर ले जाओ तो -120 इक्वल टू m। ये देखो ये हो जाएगा 5 2 10, तो 200 - 120 यानी कितना हो जाएगा 80 kg हो जाएगा। यानी एडिशनल मास जो आपको रखने हैं वो कितना है 80 kg है। कितना है 80 kg है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 80 kg हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, अच्छा इस तरीके के टॉपिक में अगर कभी कोई दिक्कत होती है तो मैं पहले भी सजेस्ट किया हूं, आप कमेंट कर दीजिएगा, उस तरीके के छोटे छोटे टॉपिक्स को हम डिस्कस कर लेंगे बाद में सीरीज के बाद। ठीक है, तो लेकिन जब आप कमेंट करते रहेंगे उसी से अंदाजा होगा हमें कि कहां पर आपको दिक्कत हो रही है। क्योंकि अभी तो मैं जस्ट सॉल्यूशन कर रहा हूं पेपर का, इसमें कोई मैं थ्योरी बता नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि कुछ चीजें आपको समझ में आ जाए। लेकिन अब जिन बच्चों को ये चीजें मालूम ही नहीं है उनको सॉल्यूशन समझने में दिक्कत होगी, यानी कि उनका ये वाला टॉपिक जो है क्या है वीक है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उन चीजों को कवर करने की। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है, द परसेंटेज चेंज ऑफ डेंसिटी, the percentage change of density between two objects so that gravitational force between them gets doubled is approximately। बहुत बढ़िया सवाल है, कह रहा है कि परसेंटेज चेंज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच, दो ऑब्जेक्ट है, कोई मान लो ये m1 है और ये m2 है। ठीक है, कह रहे इनके बीच की जो दूरी है वो कितना परसेंट चेंज करना पड़ेगा सो दैट कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम गेट्स डबल्ड, है ना, ताकि उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स डबल हो जाए। तो वो अप्रोक्सीमेटली वो परसेंटेज चेंज कितने का होगा। तो सबसे पहले ये देखो कि मान लेते हैं पहले ये r डिस्टेंस पर था, मतलब ये इनिशियल सिचुएशन है। ठीक है, फाइनली हमने इस m1 और m2 के बीच की दूरी को बदल दिया होगा से r डैश। तो सबसे पहले ये पता करो कि जब यहां फोर्स F था और यहां फोर्स 2F है, तो ऐसे केस में इस r डैश की वैल्यू पहले वाले r के कंपैरिजन में कितना होगा। अगर ये पता चल जाएगी तो फिर बेसिक मैथमेटिक्स हो जाएगा बचपन वाली क्लास का, टोटल चेंज बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, इससे क्या आ जाएगा परसेंटेज चेंज आ जाएगा। क्लियर, तो ये है फाइनली ऐसा कुछ रहा होगा और इनिशियली ऐसा कुछ रहा होगा। अब देखो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर G m1 m2 बाय r स्क्वायर, और इनके हिसाब से ये जो 2F की वैल्यू है किसके बराबर होनी चाहिए, G m1 m2 बाय r डैश का स्क्वायर। ठीक है, बस समझ में आगे नहीं आगे। अब हम इन चीजों को इसके अंदर अगर पुट करें, इसके अंदर पुट करें, देखो ये मैं तुम्हें समझाने के लिए लिखा हूं, अदरवाइज डायरेक्टली हम लिख सकते थे ये रिजल्ट जो मैं लिखने वाला हूं, यानी 2 टाइम्स दिस वैल्यू G m1 m2 बाय r स्क्वायर बराबर है किसके, G m1 m2 बाय r डैश का स्क्वायर। अब यहां से देखो ये सारी चीजें हो जाएगी कैंसिल, ये पूरा G m1 m2 इस G m1 m2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो r स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू r डैश का स्क्वायर। अब इसके लिए क्या करोगे, रूट ले लोगे, रूट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा r, ये हो जाएगा √2, हो जाएगा √2, दैट विल बिकम r डैश। तो अब यहां से गौर करो, इसको रेशनलाइज करोगे तो ऐसा लिखोगे क्या, √2r बाय 2, ये r डैश की वैल्यू है। √2r का मतलब क्या होता है 1.414, तो 1.4 मान ले अप्रोक्सीमेटली, तो 1.4 बाय 2 यानी कि ये हो जाएगा r डैश की वैल्यू जो है ये हो जाएगी, r डैश की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 0.7 r के आसपास, 0.7 r के आसपास जो है इतनी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब सवाल है कि परसेंटेज चेंज इन r, तो क्या कहोगे परसेंटेज चेंज के लिए क्या कहोगे, r फाइनल कितना था, r इनिशियल कितना था अपॉन r इनिशियल इनटू 100%, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे।
तो अब इनके लिए यहाँ पर हम डेटा को पुट कर दें, तो आर फाइनल कितना है 0.7 आर, यही तो है फाइनल वाला आर। इनिशियली कितना था माइनस आर अपॉन आर इनिशियल इंटू 100, ठीक है। 0.7 आर माइनस आर करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 0.3 आर बाय आर इंटू 100, ऐसा करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 30%। तो माइनस का 30% का मतलब ये हुआ कि आर की वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी देखो एक अच्छा सवाल था, ठीक है, समझ में बात है कि नहीं है। अगर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझ पाए होगे तो आपको लगेगा कि ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मास ऑफ एन एम्प्टी बकेट, द मास ऑफ एन एम्प्टी बकेट ऑफ कैपेसिटी 10 लीटर इज 1 kg, ठीक है। द मास ऑफ द बकेट व्हेन इट इज completely filled with a liquid of relative density 0.8 kg 0.8 will be। तो कह रहा है कि एक एम्प्टी बकेट जो है जिसकी कैपेसिटी यानी उसमें जो पानी वगैरह रख सकते हो 10, वो कितना है 10 लीटर है, उस एम्प्टी बकेट का मास 1 kg है। अब कह रहा है कि मास ऑफ द बकेट व्हेन इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद लिक्विड रिलेटिव डेंसिटी 0.8, अगर उस बकेट में पूरा हम एक लिक्विड भर दें जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 0.8 है तो उसका मास कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो इस एम्प्टी बकेट का मास 1 kg, इसका वॉल्यूम 10 लीटर है ना, इसका वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, बस समझ में गई। इसका वॉल्यूम है 10 लीटर, तो 10 लीटर को मीटर क्यूब में बदल दो, 10 लीटर को किसमें बदल दो, मीटर क्यूब में बदल दो। तो देखो मैं एक कन्वर्जन फैक्टर इधर बता रहा हूं, 1000 लीटर बराबर जो है 1 मीटर क्यूब होता है, या ऐसे कह सकते हो 1 लीटर बराबर जो है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होता है। तब ऐसे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा, यानी 10 की पावर -2 मीटर क्यूब, ठीक है। अब जो लिक्विड है उसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी है 0.8। रिलेटिव डेंसिटी से अगर डेंसिटी निकालना हो तो क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.8 इंटू 1000 करोगे तो कितना हो जाएगा 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगा 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी हो जाएगी। तो अब देखो वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो मास कैसे निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे किससे, मास आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से। ये किसका मास आएगा, मास ऑफ लिक्विड, याद रखना ये बकेट का मास नहीं आएगा अभी, इससे किसका मास आएगा, मास ऑफ लिक्विड इन द बकेट। ये आ जाएगा 800 इंटू 10 की पावर -2, तो इनको सॉल्व करोगे ये क्या जाएगा 8 kg। तो अब मास ऑफ बकेट क्या हो जाएगा, मास ऑफ बकेट कितना हो जाएगा 8 kg प्लस 1 kg, दैट विल बिकम 9 kg, दैट विल बिकम 9 kg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 यूनिट पॉइंट masses separated by a unit distance is called, ठीक है। देखो अगर जिसको डेफिनेशन सीधे सीधे याद होगा उसको मालूम होगा ये क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डेफिनेशन होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो इसी से कैसे निकालेंगे वो समझो, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 यूनिट पॉइंट मास, 2 यूनिट पॉइंट मास का मतलब ये भी 1 kg का मास है और m2 जो है वो भी 1 kg का मास है, सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, उसके बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर है, ठीक है। तो वो किसके बराबर होता है, तो देखो, ठीक है, देखो तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है किसके बराबर होता है, तो F बराबर क्या लिखेंगे, G m1 is 1 kg, m2 is also 1 kg एंड डिस्टेंस इज 1 मीटर का स्क्वायर। तो देखो ये 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा अपॉन 1, तो F किसके बराबर हो जाएगा, G के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डेफिनेशन भी होती है। ये क्या होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होता है जो 2 यूनिट मास के बीच होता है और जब वो 1 यूनिट डिस्टेंस पे रखा हुआ होता है, ठीक है। चलो तो अगर डेफिनेशन आपको डायरेक्टली याद था तो सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, ये सॉल्यूशन मैं उनके लिए क्या हूं जिनको ये बातें नहीं मालूम थी, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ए बॉडी वेट 64 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एक बॉडी जमीन के सरफेस पर 64 न्यूटन उसका वेट है, ठीक है। अब कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम्स 2 टाइम्स इट्स प्रेजेंट वैल्यू, अगर द अर्थ की जो डायमीटर है अभी का 2 गुना हो जाए, ठीक है, एंड इट्स वॉल्यूम एंड मास रिमेन्स अनचेंज। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में एरर है क्या,
बस देखो, जब डबल अर्थ के रेडियस को डबल कर दिए, डायमीटर को डबल कर दिए, तो ये वॉल्यूम सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एरर है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये वॉल्यूम वाली बात गलत है। ठीक है, एंड इट्स मास रिमेन अनचेंज, मतलब मास नहीं बदलता है, सिर्फ साइज बदलती है। देन वेट ऑफ द बॉडी ऑन द न्यू सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, वेट ऑफ बॉडी जो न्यू सरफेस ऑफ अर्थ पर होगा वो कितना होगा। तो देखो, वेट का मतलब क्या होता है? वेट का मतलब सिंपली होता है कि जमीन यानी अर्थ, जैसे मान लो इसका मास m है और इस पर कोई मास m रखा है, तो इसके वेट का मतलब होता है इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यानी ये होता है W वेट बराबर G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो मान लो इनिशियली ये ऐसा था, उसके बीच का वेट ये था, यानी 64 न्यूटन था। ठीक, अब कह रहा है कि इसके रेडियस को क्या कर दिया गया? दुगना कर दिया गया। देखो, रेडियस जब दुगना करोगे ये दूरी तो 2r हो जाएगी, ये मास स्मॉल m ही रहेगा। अब कह रहा है नया वेट कितना होगा, तो नया वेट क्या लिखोगे? G कैपिटल M यानी इसका मास इंटू स्मॉल m इसका मास अपॉन 2r का होल स्क्वायर। तो ये देखो W डैश कितना हो जाएगा? G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय 4r स्क्वायर। और ये देखो, ये वाला जो वेट है कायदे से क्या है? पहले वाला वेट है, ये 64 है, यहां से देख सकते हो। इनको यहाँ पे रख दो, तो W डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 64 बाय 4। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 16 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 न्यूटन हो जाएगा। जिसको प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट याद है वो इस सवाल को बड़े आसानी से कर सकता है। कैसे कर सकता है? देखो, उनको सीधा सीधा ये देखना है, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था। वो कैसे देखेगा कि वेट बराबर होता है G m1 m2 बाय r स्क्वायर, ऐसा। तो G और m तो बदला नहीं है, W क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। वो सीधा क्या लिखेगा? पहले था वेट 64, बाद में का पता नहीं W डैश, पहले की रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो पहले की रेडियस r स्क्वायर, बाद की रेडियस 2r का स्क्वायर। 16 नहीं था, 64 था, यह है ना, ऐसा। तो यहां से क्या लिख लेगा? 4r स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 64 बाय 4 इक्वल टू W डैश। देखो कितना आसान सवाल था ये। ठीक है, जिसको प्रोपोर्शनलिटी वाला रिजल्ट आता है वो बड़े आसानी से सॉल्व कर सकता है। 16 न्यूटन। क्लियर? ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? A block of wood floats in a liquid with 4/5 of its volume submerged. If the relative density is 0.8, the density of the liquid is। ठीक है, कह रहा है कि एक ब्लॉक ऑफ वुड जो है लिक्विड में इस तरीके से फ्लोट कर रहा है, ऐसे इस तरीके से फ्लोट कर रहा है कि इसके वॉल्यूम का 4/5 पार्ट, मतलब ये जो अंदर है ये कितना है? 4/5 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड। कह रहा है इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड, मतलब ये जो वुड है इसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी है? 0.8 है, यानी कि 0.8 है। क्लियर? तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो कितना होगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो कितना होगा? ठीक है, ये लिक्विड क्या है? अननोन है, अननोन लिक्विड है। इस लिक्विड की डेंसिटी पूछी गई है। देखो, रिलेटिव डेंसिटी 0.8 होने का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी डेंसिटी जो है इसकी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसकी क्या है? डेंसिटी है। देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है क्या कि जब भी कोई चीज फ्लोट करती है ना, तो फ्रैक्शनल वॉल्यूम इनसाइड किसके बराबर होता है? फ्रैक्शनल वॉल्यूम इनसाइड किसके बराबर होता है? डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के बराबर हो। जैसे यहाँ पर फ्लूइड का मतलब ये अननोन लिक्विड हो जाएगा, तो सीधा सीधा दिया था फ्रैक्शनल वॉल्यूम इनसाइड 4/5 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी कितना है? 800 है, इसको रख दो 800 अपॉन डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड। फ्लूइड क्या है? यहाँ पर लिक्विड है, तो इसको सॉल्व कर दो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना आ जाएगा? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब फिर से देखो, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब कोई बॉडी फ्लोट कर रही होती है तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जब आपको थ्योरी पढ़ाया जाता है तो उस वक्त ये समझाया गया होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कमेंट कर सकते हैं कि फ्लोटेशन वाले कॉन्सेप्ट में हमें दिक्कत आती है, तो हम उनको कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शनल वॉल्यूम इनसाइड क्या होता है? डेंसिटी ऑफ बॉडी ओवर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो सीधा सीधा बड़े आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वेट ऑफ ए सॉलिड इज 80 ग्राम इन एयर, 62 ग्राम इन वाटर, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड विल बी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड जो है वो कितना होगा, क्लियर। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड जो है वो कितना होगा। देखो वेट ऑफ सॉलिड कितना है, 80 ग्राम इन एयर है, 62 ग्राम इन वाटर है। अगर तुमको याद हो तो हमने एक सवाल किया था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, और एक सवाल गलती से फ्लोटेशन वाला वहां पर आ गया था। तो वहां पर मैंने तुम्हें समझाया था कि रिलेटिव डेंसिटी जो है किस किस तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपन डेंसिटी ऑफ वाटर, दूसरा क्या बताया था, वेट इन एयर, वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन बायोन फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर, तीसरा क्या रिजल्ट था, वेट इन एयर अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, इससे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमसे इस सवाल में ही पूछा गया है रिलेटिव डेंसिटी कितना होगा, तो वेट इन एयर कितना है 80 ग्राम। अच्छा जी से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये रेशियो है, यहाँ भी जी आया, कॉमन लेने पर खत्म हो जाएगा, इसलिए सीधा सीधा मैं मास को ही रख दे रहा हूँ। नीचे लिखेंगे 80 माइनस 62, व्हाट यू विल गेट 80 अपॉन, यहाँ घटाओगे तो 18 हो जाएगा, कैंसिल करने पर 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, तो 40 अपॉन 9, तो 40 अपॉन 9 का मतलब क्या हो गया, 9 4 जा 36, तो 4.44 ऐसा हो जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी कितना हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी कितना हो जाएगा 4.44 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देखो फिर से वो सवाल पूछा गया, ठीक है। और एनसीईआरटी में इस तरीके की बातें नहीं लिखी हुई है, समझ में बातें कि नहीं आई। इसीलिए आप जहां भी पढ़ रहे हो, जिससे भी पढ़ रहे हो, टीचर जो कहे एटलीस्ट उनकी बात मानिए, ठीक है। क्योंकि टू द पॉइंट एनसीईआरटी से 11th एंट्रेंस या किसी भी कंपटीशन लेवल में सवाल नहीं आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ जाती है, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट ए हाइट 5r above the surface of earth where r is the radius of earth, ठीक है। the time period of another satellite at a height 2r from the surface of earth will be, from the surface of earth will be। देखो कह रहा है एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो सबसे पहले तो एक टर्म यहीं पर आ गया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसको कहते हैं। देखो ऐसा सैटेलाइट जो स्टेशनरी हो अर्थ के रेस्पेक्ट में, और इसका टाइम पीरियड जो है कितना होता है 24 आवर होता है, कितना होता है 24 आवर होता है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। कह रहा है वो जमीन के सरफेस से 5r की ऊंचाई पर घूम रहा है, ठीक है, जहां पर r का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ। तो कह रहा है वो दूसरा सैटेलाइट जो जियो स्टेशनरी नहीं है, जो कि 2r हाइट पर है सरफेस ऑफ अर्थ से, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो सबसे पहले आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए, क्या, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला होता है इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r क्यूब बाय gm। अब मैं थोड़ा इसको समझा दूं, जैसे मान लो ये अर्थ है, इसका मास m है, इसके सेंटर से किसी r डिस्टेंस पर कोई ऑर्बिट है, ठीक है, जिसमें कोई सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक है, समझ में आई बातें कि नहीं आई। तो इस सेंटर से इस सैटेलाइट की कितनी दूरी है, ठीक है, इसका कुछ मास होगा, ठीक है, सेंटर से कितनी दूरी है, वो दूरी है यहाँ पर, ये रेडियस नहीं है, बस समझ में आ गई। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट r क्यूब बाय gm। यहाँ से एक बात और भी समझ में आ गई होगी कि सैटेलाइट का टाइम पीरियड सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करता, जैसे अर्थ के राउंड घूम रहा है तो अर्थ के मास पर डिपेंड करेगा, ठीक है, अर्थ के सेंटर से कितनी दूरी पर है उस पर डिपेंड करेगा, क्लियर। चलो खैर, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि इन दो सवाल में एक सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो जमीन के सरफेस से 5r ऊंचाई पर है, तो सेंटर से कितनी दूरी पर होगा 6r पर, है ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जो दूसरी सैटेलाइट है अनदर सैटेलाइट जो है वो कितनी दूरी पर है, सरफेस ऑफ अर्थ से 2r पर, यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ से कितना होगा 3r पर, क्लियर। तो यहां से इस फार्मूले से पता चल रहा होगा 2 पाई कांस्टेंट है, gm कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट r क्यूब। तो क्या लिखोगे t1 बाय t2 बराबर क्या लिखोगे r1 बाय r2, मतलब r1 क्यूब बाय r2 क्यूब, और उस पे आ जाएगा रूट। तो पहले जियो स्टेशनरी का टाइम पीरियड कितना था 24, बाद वाले का कितना है नहीं पता, उसको t2 बोल दो, ठीक है। r1 पहले का टाइम पीरियड कितना होता है जियो स्टेशनरी का सॉरी पहले वाले की दूरी कितनी थी 6r, 6r का क्यूब,
तो 6r का क्यूब और नीचे होगा 3r का क्यूब। इसको एक साथ ऐसे लिख दो तो ज्यादा आसानी रहेगी, ऐसे, और उस पर आ जाएगा अंडर रूट। क्लियर, उस पर आ जाएगा अंडर रूट। तो देखो अंदर में ही कैंसिल कर दो, r से r खत्म, 3 2 जा 6, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, अंडर रूट 8, और यहाँ 24 और t2 इधर आ जाएगा, तो ये नीचे चला जाएगा, तो t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 बाय अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 का मतलब हो गया 2√2, कितना हो गया 2√2 हो गया। तो 2√2 अगर ये हो गया तो ये कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12, और इसको कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा 6√2r, 6√2r। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर गड़बड़ है, देखो दो ऑप्शन एक जैसा लिख दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर जो है कितना है 6√2r है। ठीक है, ये अभी जो टाइपिंग की गई है उसमें गलती है, ये 6√2r इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये देखो प्रोपोर्शनलिटी वाला कॉन्सेप्ट अगर आता हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या होता है, ज्यादा आसान होता है। बात समझ में आ गई। जिसको प्रोपोर्शनलिटी नहीं आता वो क्या करेगा, यही फॉर्मूला एक बार 6r के लिए लिख लेना, यही फॉर्मूला एक बार t डैश करके या t2 करके 3r के लिए लिख लेना, उनका रेशियो ले लेना, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, अक्सर बच्चे जो है इसमें गलती कर बैठते हैं। कह रहा है द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ स्मॉल g, कैपिटल G एंड कैपिटल R इज गिवन बाय। ठीक है, कह रहा है कि एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ स्मॉल g, कैपिटल G और R के टर्म में जो है वो क्या होगा। तो इसमें अक्सर बच्चों से यही गलती होती है कि शुरुआत कैसे करें। देखो स्मॉल g, कैपिटल G और R के टर्म में बात कर रहा है, तो सबसे पहले g का फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है g मास ऑफ अर्थ अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब उसको क्या चाहिए डेंसिटी, बताओ डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, सोचो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है कि नहीं होता। तो हम क्या कर लेंगे, ये इक्वेशन 1 में मास को रिप्लेस कर देंगे किससे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से। वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब। इन चीजों को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये जैसे इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये रिजल्ट कैसा दिखाई देगा। ठीक है, कैसा दिखाई देगा, g कैपिटल G अपॉन r स्क्वायर, ये गलती से लिखा गया है क्यूब, ये r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इनटू डेंसिटी, ये क्या हो जाएगा मास, डेंसिटी इनटू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो इसको जब कैंसिल करोगे तो यहां से r स्क्वायर से इसको कैंसिल करोगे तो क्यूब हट जाएगा, सिर्फ r बच जाएगा। तो यहां से रो क्या आ जाएगा, देखो 3 स्मॉल g, ये ऊपर चला जाएगा, बाकी चीजें नीचे आ जाएगी। तो रो तो निकालना है, इसको यहीं छोड़ दो, तो यहाँ क्या बचेगा 4 पाई g और r, 4 पाई कैपिटल G और R। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 3g/4πgr। ठीक है, बहुत बच्चों को ये रिजल्ट याद ही होता है, उनको कई बार सॉल्व भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, लेकिन जो पहली बार है, जो बच्चे पहली बार इनको देख रहे हैं इस सॉल्यूशन को, वो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास वो है acceleration due to gravity on the earth is g। acceleration due to gravity on the earth is g if g is the acceleration due to gravity, ये g दोनों नहीं है, ये g dash है। if g dash is the acceleration due to gravity at a height h above the surface of earth then which of the following is correct। कह रहा है कि सरफेस ऑफ अर्थ पर जो g की वैल्यू है वो स्मॉल g है, और g डैश जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी हाइट h पर है। तो बताओ इनमें से कौन सी बात सही है। अगर जो बच्चों ने पढ़ा होगा इस चैप्टर को, ठीक है, अभी 10वीं क्लास में होगा तो जाहिर सी बात है 9th में पढ़े होगे, तो हमने पढ़ा था क्या, या तुमने क्या पढ़ा होगा कि सरफेस पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ऊपर जाने पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। नीचे जाने पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। सरफेस ऑफ अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के बराबर होता है। तो इस वाले को कहा गया है जी डैश, तो जी डैश की वैल्यू जी से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। चलो ये भी अच्छा सवाल है। कह रहा है सिलिंड्रिकल ब्लॉक ऑफ रेडियस r एंड मास m इज लाइंग ऑन द टेबल एंड द प्रेशर एक्टिंग ऑन द टेबल इज p। इफ इट्स रेडियस इज डबल्ड एंड द मास इज ट्रिपल्ड देन द प्रेशर एक्टिंग ऑन द टेबल इज। ठीक है, सवाल को पिक्चराइज भी कर रहा हूं और साथ साथ समझाते हुए भी समझते हुए चलेंगे। कह रहा है एक सिलिंड्रिकल ब्लॉक है, ठीक है, इसका मास m है और रेडियस r है, ये टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है, और इस वक्त जो ये टेबल का जो सरफेस होगा ऐसे ऐसे,
इस पर जो ये प्रेशर लगा रहा है वो प्रेशर क्या है, P है। अब कह रहा है कि अगर इसके मास को 3 गुना कर दिया जाए, मास इज ट्रिपल एंड रेडियस इज डबल, ठीक है, इसके मास को 3 गुना कर दिया जाए और रेडियस को 2 गुना कर दिया जाए, तो अब नया प्रेशर कितना होगा, ये कह रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि पहले प्रेशर कितना था, ये जो P है इसकी वैल्यू कितनी थी। तो P बराबर क्या लिखोगे, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का मतलब हो जाएगा mg और यहाँ एरिया का मतलब हो जाएगा 4 मतलब पाई r स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालते हैं P डैश की वैल्यू। P डैश को क्या लिखेंगे, P डैश को क्या लिखेंगे mg, mg का मतलब हो जाएगा 3mg यानी फोर्स अपॉन एरिया क्या लिखोगे पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। तब r तो 2r है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। व्हाट विल गेट 3/4 इंटू mg बाय पाई r स्क्वायर, ठीक है। अगर गौर करो तो ये वाला जो हिस्सा है ये तो पहले वाला प्रेशर है, ठीक है, ये पहले वाला प्रेशर है, इस चीज को इसमें डाल दो तो P डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर, यानी अभी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 3/4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस प्रेशर, ठीक है। बहुत आसान है। देखो मैथमेटिकल सब्जेक्ट जो भी है ना वहां पर आपको क्वेश्चन को समझने की जरूरत होती है, जहन में पिक्चराइजेशन की जरूरत होती है, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको देखते हैं। कह रहा है डेंसिटी ऑफ ए आइस is x gram per centimeter cube and that of water is y gram per centimeter cube. What is the change in volume? What is the change in volume when m gram of ice melts? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि m ग्राम ऑफ आइस था, m ग्राम ऑफ आइस था, ये मेल्ट किया और मेल्ट करके क्या बना लिया वाटर बना लिया। तो देखो ये पूरा पूरा मेल्ट किया होगा तो मास तो नहीं बदला होगा, यहाँ वॉल्यूम पहले कुछ और रहा होगा और बाद में वॉल्यूम कुछ और रहा होगा। तो कह रहा है कि वॉल्यूम में कितने का चेंज आया होगा बताओ। तो देखो इसकी डेंसिटी दी हुई थी, इसकी डेंसिटी दी हुई थी x ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी डेंसिटी दी हुई है सवाल में y ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक बार देख लो दोबारा से, हाँ y ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब बताओ डेंसिटी बराबर क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ आइस कितना हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम तो क्या कहोगे फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर दो, m/y माइनस m/x, तो m बराबर हो जाएगा 1/y, तो कितना हो जाएगा m इंटू 1/y माइनस 1/x। ये हो जाएगा हमारा चेंज इन वॉल्यूम। मेरे ख्याल से ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 इनको जरा देखते हैं, ठीक है। ये भी सवाल मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। कह रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्टोन वेइंग 2 kg, सॉरी 2 स्टोन नहीं, बिटवीन अ स्टोन वेइंग 2 kg एंड द अर्थ वेइंग 6 into 10⁻24 kg इज 19.6 न्यूटन, ठीक है। कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स एक 2 किलोग्राम के स्टोन और किसके बीच, और किसके बीच अर्थ के बीच जो है वो कितना है 19.6 न्यूटन है। कह रहा है व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अर्थ, ध्यान देना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अर्थ। बच्चे जल्दबाजी में क्या लगाते हैं 9.8, क्यों, क्योंकि वो स्टोन का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अर्थ। तो सबसे पहले एक चीज देखो, सबसे पहले एक चीज देखो कि ये अर्थ का मास m है और स्टोन का मास स्मॉल m 2 kg है ये, और ये है 6 into 10⁻24 kg। काम की बात सुनो, यहाँ पर ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ से दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं क्या, इसका मतलब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों के बीच कितना है 19.6 न्यूटन का है, तो ये भी 19.6 है, ये भी 19.6 है। अब तुमसे पूछा गया क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अर्थ, तो क्या कहोगे F बराबर ma एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अर्थ, तो A बराबर क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। लेकिन यहाँ पर किसका मास लोगे अर्थ का मास लोगे, ये हो जाएगा 19.6 अपॉन 6 into 10⁻24। तो ये देखो ये हो जाएगा 10⁻24 और ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 3 ज़ा 18 6 2 ज़ा 12, तो 3.2 समथिंग यानी 3.33 के आसपास आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है इनको भी समझते हैं। कह रहा है टू ऑब्जेक्ट्स A एंड B आर इमर्स्ड इन वाटर। दो ऑब्जेक्ट है A और B, दोनों को पानी में डुबाया गया।
द masses of the objects are 200 kg and 100 kg respectively and relative densities are rho A and rho B. If the volume of both the objects are 2 meter cube, then the ratio of relative density of B and A are. याद रखना क्या कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, दोनों को पानी में डुबोया गया, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स क्या है 200 kg और 100 kg है रिस्पेक्टिवली, एक की रिलेटिव डेंसिटी रो ए है, दूसरे की रिलेटिव डेंसिटी रो बी है। अब कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर 2 मीटर क्यूब, दोनों का वॉल्यूम कितना है 2 मीटर क्यूब है, तो ये बताओ बी की रिलेटिव डेंसिटी और ए की रिलेटिव डेंसिटी का रेशियो क्या होगा, यानी रो बी बाय रो ए का रेशियो पूछा है, रो ए बाय रो बी नहीं पूछा है। तो अब सवाल है, क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा होगा कि करेंगे कैसे, है ना, इसको करेंगे कैसे, ठीक है। तो एक चीज देखो, क्वेश्चन में हिंट है क्या, इमर्ज्ड इन वाटर, तो यानी ये डूब गया है, क्या है इमर्ज्ड इन वाटर, तो डूब गया है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो क्या, रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये लिखेंगे। चलो, तो ये बात तो हो गई इतनी सी, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ बॉडी को यहां से अगर देखो तो दोनों के लिए वाटर की डेंसिटी तो सेम है, समझ में बात है कि नहीं, दोनों के लिए वाटर की डेंसिटी क्या है, सेम है। अच्छा, यहां पर रिलेटिव डेंसिटी दिया है, क्या दिया है, रिलेटिव डेंसिटी दिया है। अच्छा, इनके अलावे मतलब ये दिया है, ये तो अंडरस्टूड है, ये नहीं दिया, डेंसिटी ऑफ बॉडी नहीं दिया है, इसको मैं बॉडी लिख दे रहा हूं वरना कंफ्यूजन होगा रो बी और इसमें, डेंसिटी ऑफ बॉडी नहीं दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ बॉडी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब जरा समझना क्वेश्चन, सवाल में ये भी है कि दोनों का वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है, वाटर में ही डुबाया गया है, तो वाटर की डेंसिटी सेम है, तो ये जो है रिलेटिव डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, किसके, मास ऑफ बॉडी के। तो यहां से मैं क्या कहूंगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए, नहीं बी से ए का पूछा है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बी अपॉन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए। देखना सवाल में बी से ए का रेशियो पूछा है, तो मास ऑफ बी इज व्हाट 100 kg, मास ऑफ ए इज व्हाट 200 kg, दोनों का 0 से 0 खत्म कर दो, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। और ये देखोगे फ्लोटेशन वाला जो चैप्टर है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है वो क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इससे सवाल जो बहुत अच्छे बनते हैं, विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे सवाल को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ऐसे चैप्टर में आपको थ्योरी का कॉन्सेप्ट, थ्योरी जो है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, वरना क्वेश्चन को आप विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। तो मैं से खुद ही कोई बच्चा अगर वीडियो देख रहा होगा तो वो ऑब्जर्व क्या होगा कि बहुत सारी बातें ऐसा लग रहा होगा कि आपके सर के ऊपर से गुजर गई है। तो हम इसीलिए बहुत पहले से शुरू कर रहे हैं, ताकि अगर आपको कोई परेशानी हो आप कमेंट कीजिए, ताकि उन चैप्टर्स की या उन टॉपिक की थ्योरीज के वीडियोज हम आपके सामने ला सकते हैं, ताकि इनसे आपको अंदाजा लगे कि सवाल कैसे करने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आज के लिए यहीं तक रखें, मेरे ख्याल से वीडियो लंबी भी हो गई है, तो थैंक यू, बाकी मिलते हैं इसी के अगले पार्ट में।